हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो मतलब हमें पता करना होता है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें पता करना होता है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जो कैश के जैसा ही होता है। ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीन तरह की एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement that shows inflow or outflow of cash and cash equivalent from operating, investing and financing activity। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? तो आओ शुरू करते हैं हम ये। सबसे पहला सवाल, एक्टिविटी जो होते हैं हमारे वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो एक्टिविटी है हमारा, इसे बोलेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो which are related with day to day operations of a business। जैसे कि एग्जांपल है सैलरी पेड, वेजेस पेड, ये बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसे कहेंगे? ट्राई करो एक बार। ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो which are related with, ये वर्ड पे ध्यान देना, which are related with fixed assets और इन्वेस्टमेंट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसे कहेंगे? ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो which are
related with which are related with share capital, loan एंड डिवेंचर। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज है तो वो आ जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब एक बात पे ध्यान देते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो विच आर रिलेटेड विद डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो अगर बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है तो वो कहाँ आएगा, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन अगर कोई भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो रिलेटेड है फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट से, तो वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। लेकिन अगर वो पैसा रिलेटेड है शेयर कैपिटल, लोन या डिवेंचर से, तो वो कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर कुछ एग्जांपल करा दो, आज एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड। अब ये लैंड जो होता है ये होता है फिक्स्ड असेट्स, तो फिक्स्ड असेट से जुड़ा हुआ खर्चा कहाँ आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और वहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये देखो पैसा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा मुझे बताना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, लिखवाया था मैंने यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहाँ आएगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और सवाल ये उठता है सर प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये क्या होगा, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और देखो लोन टेकन, आपने लोन लिया है, तो लोन वाला कहाँ आता है, देखो अब मेरे को तो याद है, ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो विच आर रिलेटेड विद शेयर कैपिटल, लोन लोन लोन, तो कहाँ आएगा ये, फाइनेंसिंग। और पैसा आया गया, सर पैसा आया तो प्लस। डिविडेंड पेड, डिविडेंड किस पे पे करते हो आप, शेयर पे, शेयर कहाँ आता है हमारा, फाइनेंसिंग में, तो ये भी क्या होगा, फाइनेंसिंग में माइनस। इस तरह कितने भी एग्जांपल कर सकते हो आप। अच्छा दो चीजों में कंफ्यूजन होता है, मैं वो बता देता हूं आपको। एक तो है इंटरेस्ट पेड और एक है इंटरेस्ट रिसीव। डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव, जनरली देखा गया कि इन वर्ड्स में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये आइटम कहाँ लिया जाए। तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, मुझे बताना इंटरेस्ट कब पे करोगे, जब आपने क्या के लिया होगा, लोन लिया होगा। तो लोन लेना कहाँ का पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का। तो इंटरेस्ट पेड भी कहाँ हो जाएगा, फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कब करोगे, जब आप किसी को लोन दिए हो। और लोन देना एक तरह का पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने किसी को लोन दिया है मतलब आपने क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस। इसी तरह डिविडेंड पेड, डिविडेंड कब पे करोगे आप, जब आप शेयर इशू करोगे। और शेयर इशू करना कहाँ का पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का, तो ये फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव कब करोगे, जब आप किसी कंपनी के शेयर को परचेज करोगे। और परचेज ऑफ शेयर पार्ट किसका है, इन्वेस्टिंग का।
तो इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, ये माइनस। ओके, अब आ जाओ, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मेथड ऑफ कैश फ्लो। जनरली सुनते हैं हम कि दो मेथड होता है, एक तो होता है हमारा मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। सही सुनते हो आप? देखते हैं, जैसे मैंने आपको तुरंत बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि तीन तरह की एक्टिविटी होती है हमारी। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है जी। अब जो कैश फ्लो के जो मेथड होते हैं दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो होता है सिर्फ ऑपरेटिंग का, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कोई मेथड नहीं होता है, उसे हम डायरेक्ट तरीके से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर है। तो आइए अब हम कैसे हम डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। अच्छा, मैं बताना भूल गया था कि डायरेक्ट मेथड जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें सीखना है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसका बेस मैं बनाता हूँ पहले, सबसे पहले जैसे मान लो आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था। यहाँ इनकम था बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बाय कमीशन received on sale of machine, खर्चों में टू डेप्रिसिएशन, टू सैलरी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और टोटलिंग करते थे हम, और क्या निकालते थे, हमारा आता था नेट प्रॉफिट ना जी। अब ध्यान देना है यहाँ पर, बस 5 मिनट दे दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर इस क्लास में 3 बच्चे हैं और मुझे इस बच्चे का नाम पूछना है, ये जो बीच में बैठा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बच्चे से नाम पूछ रहा हूँ पहले। मेरे पास लिस्ट है, और उस लिस्ट में तीनों बच्चों का नाम लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस बच्चे से नाम पूछा और टिक लगा दिया कि हाँ ये वाला है। फिर इस बच्चे से नाम पूछा और ये टिक लगा दिया, ये वाला है। यानी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मेरा बीच वाला बच्चा। तो यही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम को छांट दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग का आइटम। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम को हटा दे रहा हूँ।
तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा मेरा ऑपरेटिंग का आइटम। जैसे मान लो नेट प्रॉफिट दे रखा है, अब ये पहले खर्चा देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ का आइटम है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर इसने मेरे प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो करके दिखाता हूं मैं। नेट प्रॉफिट में मैं ऐड कर दूंगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। और जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाऊंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी कहाँ का आइटम है? ये आइटम है हमारा इन्वेस्टिंग का। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने मेरे प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और जब मैं इन्वेस्टिंग बनाऊंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस। इसी तरह सैलरी, सैलरी हमारा इन्वेस्टिंग का है, तो हम इन्वेस्टिंग के आइटम को टच नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग और सैलरी हमारा ऑपरेटिंग आइटम है, तो हम ऑपरेटिंग के आइटम को टच नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के आइटम को यहाँ से हटा रहे हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग का ही आइटम है, बट एक्चुअली में डेप्रिसिएशन में हमारा कोई कैश गया नहीं, कोई कैश का फ्लो हुआ ही नहीं है ना। तो इसे क्या कर देंगे हम, ऐड। इसे ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन जो हुआ है उससे मेरा कोई कैश गया ही नहीं है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इनकम में देखो, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कहाँ का आइटम है, इन्वेस्टिंग का। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे लेस, इंटरेस्ट रिसीव। इसी तरह अगला आइटम देखो आप, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ये भी आइटम कहाँ का है हमारा, इन्वेस्टिंग का है, तो इसने भी मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो मैं माइनस कर दूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, इसके बाद देखो, कमीशन रिसीव ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी सेम है, तो इसे भी लेस कर देंगे, क्योंकि ये भी आइटम कहाँ का है, इन्वेस्टिंग का है। अच्छा बेटा, मैं आपको फॉर्मेट क्लियर करा दूंगा आज, थोड़ा सा और देर मेरे साथ रहो। देखो, अगर मैं बोलूँ तो आपको ये फॉर्मेट रटना पड़ेगा, फॉर्मेट का फ्लो, क्योंकि देखो ये जो है कैश फ्लो जो बनता है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आईसीआई इशू करते हैं, तो जिस तरह प्रिस्क्राइब्ड है आपको उसी तरह करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, ये फ्लो याद रखना। सबसे पहले पहला फ्लो है, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो फिर बढ़िया है, फिर तो हम क्वेश्चन यहीं से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो उसको भी निकालने का तरीका मैं सिखाऊंगा आपको। बट अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है, पहला फ्लो में यही दिखा रहा हूं कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट होता है, आप एडजस्टमेंट याद कर लेना, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम सेकेंड एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, ये जो बातें कर रहा हूं मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। देखो जो भी हार्ड है ना कैश फ्लो में, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही हार्ड है।
अगर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मेट निकाल लूं। इसके बाद दोस्तों फॉर्मेट क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आइए शुरू करते हैं हम फॉर्मेट। अच्छा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं देगा तो एक वर्किंग नोट बनाकर या फिर हम एक और तरीका सीखेंगे कि हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो आइए फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखोगे आप पर्टिकुलर्स अमाउंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें कुछ आइटम ऐड होंगे और कुछ आइटम लेस होंगे। अच्छा, साथ के साथ मैं नोट लिखवा के चलूंगा तो ध्यान देना आप, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी करेंट ईयर का। सबसे पहले इसके लिए नोट लिख लो, रेफर नोट। देखो थोड़ा सा लेंदी है बट ध्यान दो, आप समझ में आ जाएगा आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या है? इनकम टैक्स बोलता है क्या कि आप कमाओ इस साल और उसे पे करना अगले साल। मतलब हम करेंट ईयर के लिए क्या बना लेंगे? करेंट ईयर के लिए तो हम बना लेंगे प्रोविजन, और प्रीवियस ईयर को हम क्या बोलेंगे? टैक्स पेड। मतलब अगर मान लो आपको इस तरह दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 2019, 2020 और 2021, यहाँ 10,000 और यहाँ 12,000, यानी करेंट ईयर का क्या बन गया? ये प्रोविजन, और ये क्या हो गया हमारा? टैक्स पेड। देखो इसका अकाउंट में बनता है, लेकिन अभी मैं उतना डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि करेंट ईयर का क्या कर दो आप? प्रोविजन बना दो, और प्रीवियस ईयर का क्या कर दो? टैक्स पेड कर दो। अब सवाल ये उठता है सर इसे हम ऐड क्यों कर रहे हैं? तो मुझे बताओ, क्या करेंट ईयर का जो आपने प्रोविजन बनाया है क्या ये पे हो रहा है इस साल? नहीं सर, ये पे नहीं हो रहा है। ये पे कब होगा? अगले साल होगा। यानी आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट को यानी कैश को माइनस कर रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे ऐड। क्यों क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि ये पे अभी नहीं हो रहा है। ये पे कब होगा? अगले साल। अच्छा, ये जो 10,000 है ये पे हो रहा है ना, यानी ये सब जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो सबसे लास्ट में टैक्स पेड होता है, सबसे लास्ट में। तो वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो लॉजिक क्लियर है कि प्रोविजन को हम ऐड क्यों कर रहे हैं और टैक्स पेड को माइनस क्यों कर रहे हैं? ये ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अभी पे नहीं हो रहा है। ये पे कब होगा? अगले साल। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो टैक्स पेड माइनस होता है। ओके, क्लियर है? अच्छा, इसमें ऐड होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ तो लिखा हुआ था लॉस बाय फायर। तो क्या ये नॉर्मल आइटम है? नहीं। क्या हमारे बिजनेस में रोज आग लगती है? सर कैसी बात कर रहे हो, नॉर्मल आइटम नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इसे हम प्लस कर दूंगा, मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा,
और फिर इसे लास्ट में माइनस कर दूंगा, ताकि इसका इम्पैक्ट ऐसे अगर कोई बच्चा इसको इग्नोर भी करता है ना तब भी उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपको प्रेजेंटेशन करनी है एज पर AS3, ठीक है। अच्छा, अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स है तो उसे आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। अच्छा, ये डेबिट हुआ था ना, इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कैसे सर, लॉटरी लग गई, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड, देखो ये डेबिटेड मतलब हो गया लॉस, और क्रेडिटेड का मतलब क्या हो गया इनकम इन P&L अकाउंट। जान तो बेटा क्या है इसका, सुनो लॉजिक सुनो पहले। एक बार ना हम इसे यहाँ पर अगर मान लो कोई लॉस है तो उसे हम अभी ऐड कर देंगे, और जब सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे ना सबसे नीचे, फिर वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इनकम है तो उसे अभी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेकिन जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगा ना सबसे नीचे, उसे क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे। अब थोड़ा देर फ्लो के साथ रहो, बस आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया है उसे बोलेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा। ध्यान से, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया मैंने, इसमें मैंने ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से ईयर का, करेंट ईयर का। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई खर्च हो रखा है तो उसे क्या कर दूंगा, मैं प्लस कर दूंगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो उसे अभी माइनस कर दूंगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा सबसे नीचे जाकर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रिफंड ऑफ टैक्स को क्या करना है, आपको माइनस करना है। इसके बाद देखो आप, मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा रहा हूँ इसी के जस्ट नीचे। इसके बाद आएगा इसी के जस्ट नीचे है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये आपको सिखा रखा है मैंने। यानी हमें दो चीजों का एडजस्टमेंट करना है, एक तो नॉन कैश आइटम का और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। इसमें पहले ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, कोई कैश गया नहीं। पेटेंट या फिर गुडविल अमोर्टाइज्ड, ये क्या होता है सर, जैसे गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो उसे बोलते हैं हम अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट्स का होता है अमोर्टाइजेशन, और टेंजिबल एसेट्स का होता है डेप्रिसिएशन। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, उसका क्या हो गया, लॉस। अच्छा बेटा बताओ, ये फिक्स्ड एसेट्स का लॉस है, ये आइटम है कहाँ का, ये आइटम है इन्वेस्टिंग का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे प्लस, और इन्वेस्टिंग में जब जाएंगे तो माइनस कर देंगे। इसी तरह इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया, ये कहाँ का आइटम है सर, ये फाइनेंसिंग आइटम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं ना, सारे खर्चे हैं तो इसे प्लस कर दे रहे हैं, और जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो उसे माइनस कर देंगे। मतलब कि जो जहां का आइटम है वहां तो जाएगा ही जाएगा, और इसे हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो मैंने आपको बेस दिखाया था ना, ये कर रहा हूँ, यहाँ से आइटम हटा रहा हूँ। मतलब जो ऑपरेटिंग का आइटम है उसे तो छोड़ दूंगा, उसे टच नहीं करूंगा। बाकी जो भी आइटम है उसे, अगर वो इन्वेस्टिंग का है तो यहाँ से प्लस करके, अगर वो खर्च है, अगर वो खर्च है तो उसने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस किया होगा तो उसे मैं प्लस कर दूंगा, और जब मैं उसका एक्टिविटी उस एक्टिविटी का अकाउंट बनाऊंगा तो वहां पर क्या कर दूंगा, उसे माइनस। लेकिन अगर वो इनकम है, अगर वो इनकम है तो ये इनकम क्या होगा, हमारे प्रॉफिट को उसने बढ़ा दिया होगा, तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, उसे माइनस, और जहां का वो इनकम होगा वहां पर उसे ऐड कर दूंगा। आपको पहचानना है, ये वाला जो चीज मैंने बताया था, ये वाला चीज पे आपको ध्यान देना है। बाकी आप कितना भी कंसेप्ट कर लो,
ये अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इसी तरह बहुत सारे इनकम भी होंगे। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कहाँ का आइटम है बेटा बताओ? सर ये आइटम है हमारा इन्वेस्टिंग का। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, जब इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो वहां पर प्लस कर देंगे। डिविडेंड रिसीव, सर डिविडेंड रिसीव भी कहाँ का आइटम है? सर ये भी आइटम है इन्वेस्टिंग का। तो यहाँ पर माइनस, और जब इन्वेस्टिंग का बना होगा तो प्लस कर देंगे। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद फिर इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं नेक्स्ट स्लाइड लूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इस बार ये छोटा छोटा लिखूंगा मैं। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और यहाँ पर हमें कुछ आइटम को ऐड करना है और कुछ को लेस। अच्छा मुझे बताना आप, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी आता है वर्किंग कैपिटल में, इतना तो सबको पता है। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी आता है। अगर करेंट एसेट्स बढ़ रहा है, जैसे स्टॉक समझ लो 2 लाख का था, अब 5 लाख हो गया, मतलब कि स्टॉक हमने और खरीदा होगा ना जी। यानी अगर करेंट एसेट बढ़ रहा है, 2 लाख से 5 लाख हो गया, यानी हमने स्टॉक और खरीदा होगा। और खरीदा होगा तो पैसा आया होगा या गया होगा? सर पैसा गया होगा तो लेस हो जाएगा। यानी इंक्रीज इन करेंट एसेट क्या हो जाएगा जी? लेस। लॉजिक क्या है कि सर पैसा हमारे पास से गया होगा तो हम उसे माइनस कर देंगे। अच्छा मान लो 5 लाख का स्टॉक था, स्टॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर डेटर ले लो। 5 लाख का डेटर था, अब हो गया डेटर 2 लाख का, यानी हमने बेचा होगा, बेचा होगा या फिर कलेक्शन आया होगा। जब भी हमारा करेंट एसेट्स कम होता है यानी हम समझते हैं कलेक्शन आया है या फिर हमने सेल किया है, तो पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है यानी प्लस हो जाएगा। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। अच्छा मान लो आपको किसी को क्रेडिटर, क्रेडिटर था पहले 20,000 का, अब क्रेडिटर हो गया 10,000 का, यानी आपने पेमेंट किया है, आपने पे कर दिया है 10,000। पे किया है यानी पैसा गया या आया? सर पैसा गया, कैसी बात कर रहे हो? यानी लाइबिलिटी कम होगी, करंट लाइबिलिटी कम होगी, तो उसे हम लेस करेंगे। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अच्छा मान लो हमारा 20,000 का क्रेडिटर था, अब वो क्रेडिटर हो गया 1 लाख का, यानी हमने लोन लिया है, हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है। तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी क्या होता है हमारा? ऐड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे क्या? नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड। फिर यहां लेस कर देंगे हम क्या? टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। अच्छा मैंने बताया था ना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, तो ऐड या लेस हो जाएगा। अगर वो एक्सपेंस था तो लेस हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस था तो वो लेस हो गया। अगर वो इनकम है तो क्या हो जाएगा? वो ऐड।
तो हमारा जो आंसर आएगा, अगर वो प्लस में आया है या माइनस में आया है, अगर प्लस में आया है तो उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर वो आंसर माइनस में आया है तो उसे बोलेंगे हम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी तरह इन्वेस्टिंग बनेगा और फाइनेंसिंग बनेगा, मैं उसका भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इसके बाद हमारा बनेगा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बस 2 मिनट में हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई नो क्लास बोर्डिंग है, बट क्या करोगे, देखो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना बेटा, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसमें ऐड होगा कुछ आइटम और कुछ आइटम लेस होगा। ऐड और लेस चाहो तो आप साथ में कर सकते हो। जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग, पैसा जब भी आएगा फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को बेचकर, सेल ऑफ बिल्डिंग इनकम, तो वो ऐड हो जाएगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा मुझे, माइनस। कमीशन पेड, सिर्फ कमीशन पेड है तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो ऑपरेटिंग में जाएगा, वो सिर्फ इग्नोर करेंगे। लेकिन कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर, शेयर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने में आपने कमीशन पे किया तो वो यहाँ आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट जितने भी इनकम है, अगर वो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो वो सारी इनकम यहाँ आएंगे। जितने भी खर्चे हैं, परचेज ऑफ लैंड, अगर वो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से हैं तो वो कहाँ आएंगे, इन्वेस्टिंग में। इसका भी आंसर या तो फ्लो आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम, या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरह लास्ट स्टेप बचा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आएगा पैसा, इशू ऑफ शेयर पैसा आ रहा है, या फिर डिबेंचर आपने इशू किया, तो ये सब हमारे पैसे आ रहे हैं। लोन टेकन, लोन लिया आपने। इसी तरह आपने रिडम्पशन किया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने डिविडेंड पे किया। बहुत सारे आइटम, मैं कितना आइटम लिखूंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आइटम लिख सकते हो। तो इसे बोलेंगे हम क्या, कैश, अगर आपका आंसर प्लस में आया है तो फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर आपका आंसर माइनस में आया तो इसे बोलेंगे यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो मेरा आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा आंसर मैच हो जाता है, क्वेश्चन नहीं होता ये आंसर। अच्छा बेटा ध्यान देना, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी कैसे आया, तो ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। ठीक है, तीनों एक्टिविटी का जो हमने निकाला था ना वो। अच्छा, कैश इक्विवेलेंट में आपको करेंट इन्वेस्टमेंट लेना है, ध्यान रखना। ठीक है,
चलो बाकी जो वीडियो है, बाकी का जो लेक्चर है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं डालने वाला हूँ। देखो मोटिवेशन नहीं मिलता है। अभी मैं बैठ के 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो कमेंट जरूर करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।